जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोग का स्वागत है हमारे इस चैनल में। फिर से जोहार। अभी हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी में जो सीटेट में और अन्य राज्य में जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है उसका हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आज का ये चौथा वीडियो है और आप जान रहे हैं कि पूर्व के वीडियो में भी आप देखे होंगे कि कितना डिटेल में हम लोग इसको डिस्कस करते जा रहे हैं कि आपको पता होगा कि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, अब पीछे वाला भी वीडियो भी देखना चाहते हैं तो आप लिंक में आई बटन में भी क्लिक करके पीछे देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपको ये बहुत काम आएगा और आपको इस तरह का ही वीडियो देखना है ना। तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में चला जाएगा। वीडियो देखते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। इसमें कहता है कि मौसम के दृष्टिकोण से उष्णकटिबंधीय प्रदेश का प्रमुख लक्षण है। यानी कौन सा ऐसा लक्षण है मौसम संबंधी, यानी मौसम के दृष्टिकोण से उष्णकटिबंधीय प्रदेश के। ऑप्शन देखिए, वर्ष भर गर्मी का रहना, ठीक है, ठंड में अधिक ठंड और गर्मी में हल्की गर्मी। और फिर देखता है सी में है साल भर अधिक जाड़ा या फिर ठंड, और डी में है ठंड में कम ठंडी और गर्मी में हल्की गर्मी। तो यहाँ पर देखिए उष्णकटिबंधीय प्रदेश का जो लक्षण है मौसम के दृष्टिकोण से, इसमें ए इसका सही आंसर होगा। यानी मौसम के दृष्टिकोण से उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में वर्ष भर गर्मी का रहना एक प्रमुख लक्षण है। उष्णकटिबंधीय प्रदेश जो 15 डिग्री से लेकर 30 डिग्री अक्षांशों के बीच, यानी इसका लैटिट्यूड जो होता है 15 डिग्री से लेकर 30 डिग्री अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पश्चिम भाग में पाए जाते हैं। ठीक है, महाद्वीप के पश्चिम भाग में पाए जाते हैं। इन प्रदेशों में वार्षिक एवं दैनिक तापांतर दोनों अधिक होते हैं। यानी जो दिन का तापांतर जो होता है वार्षिक और दैनिक दोनों बहुत अधिक होते हैं तथा औसत वर्षा 25 सेंटीमीटर तक होती है। कम वर्षा व अधिक तापमान के कारण मौसम वर्ष भर शुष्क और गर्म बना रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है कि भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ। यानी भारत में पहला बायोगैस संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ। ऑप्शन देखिए, पिलानी, जयपुर, आगरा, दिल्ली। तो इसका सही आंसर होगा डी, दिल्ली। यानी भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र राष्ट्रीय बायोगैस विकास कार्यक्रम के अंतर्गत दिल्ली में स्थापित किया गया था। इस प्लांट का डिजाइन भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली के एनवी जोशी ने किया था, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। गोबर गैस का वैज्ञानिक नाम बायोगैस है। बायोगैस गोबर तथा अन्य कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों के वायु की अनुपस्थिति में सड़ने गलने से प्राप्त होती है। इस गैस में मीथेन 55% मुख्य अवयव होता है। यानी मीथेन गैस जो है इसमें 55% है जो प्रमुख अवयव है। ठीक है, इसके अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड 35%, हाइड्रोजन 7.5% एवं बहुत कम मात्रा में अन्य गैसें भी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एक नक्षत्र का रंग निर्भर करती है। यानी एक नक्षत्र का निर्भर करती है, उसका रंग किस पर निर्भर करती है। सूर्य से दूरी पर, या फिर त्रिज्या पर यानी रेडियस पर, या फिर डेंसिटी घनत्व पर, या फिर पृष्ठीय ताप पर, यानी उसका जो सरफेस का टेम्परेचर होता है उस पर। तो क्लियर है, इसका आंसर डी होगा, पृष्ठीय ताप पर। ठीक है, यानी तारे का रंग उसकी पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है। जिन तारों का पृष्ठीय ताप उच्च होता है वह नीले रंग के होते हैं, है ना, तथा जिन तारों का पृष्ठीय ताप निम्न होता है वे लाल रंग के होते हैं। यानी निम्न रहेगा तो लाल रंग का होता है। तारे का निर्माण में हाइड्रोजन और हीलियम गैस की प्रमुख भूमिका होती है। आगे हम लोग देखते हैं। प्रश्न कहता है कि भारत में फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है। यानी फल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किसका है। देखिए, नींबू का, अमरूद का, आम का, या फिर पपीते का। तो इसका सही आंसर होगा सी, आम का। यानी भारत में फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र आम का है। आम का वैज्ञानिक नाम है ना मेंगीफेरा इंडिका है और यह भारत का राष्ट्रीय फल है। ठीक है, ये क्या हो गया, नेशनल फ्रूट है और फलों का राजा भी इसको कहा जाता है। भारत में आम का सर्वाधिक खेती उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आदि राज्यों में होता है। हालांकि भारत के अन्य राज्यों में भी छिटपुट होती है लेकिन इन राज्यों में सबसे ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न देखिए, महासागरों में जल स्तर वृद्धि के कारण है। यानी जो सी लेवल जो बढ़ रहा है उसकी वृद्धि के मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन देखिए, ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना, अत्यधिक वर्षा, अम्ल वर्षा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्लियर है, इसका सही आंसर ए होगा, यानी ध्रुवीय प्रदेशों से बर्फ का पिघलना। महासागरों में जल
स्तर यानी जल स्तर वृद्धि का प्रमुख कारण जो होता है ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना। ग्लेशियर जिसको हम लोग हिमनद भी कहते हैं, पिघलने से समुद्र का जल स्तर लगातार बढ़ते जा रहा है, ठीक है, बढ़ता जाता है, जिससे तटीय क्षेत्र में बाढ़ग्रस्त की स्थिति हो जाती है, यानी बाढ़ की स्थिति आ जाती है। ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ पिघलने का मुख्य कारण ग्लोबल वार्मिंग है, ठीक है, क्या है, ग्लोबल वार्मिंग है। और ग्रीन हाउस गैस, जैसे हम लोग देखते हैं ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड CFC ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होती है। पिछले 100 वर्षों में ग्लोबल वार्मिंग के कारण पृथ्वी का औसत तापमान जो होता है 0.8 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र के जल स्तर में 1 मीटर तक की वृद्धि हो सकती है, ठीक है। और हम लोग देख रहे हैं कि जो वाटर है, हम लोग टोटल वाटर को यदि 100% मान लेते हैं तो 97% आप देखते हैं कि जल जो होता है समुद्र में है जो यूज नहीं है, ठीक है। और 2% जो वाटर है वह आइस के रूप में, बर्फ़ के रूप में जमा हुआ है। और 1% वाटर जो NCERT का डाटा है, 1% जल विभिन्न स्रोतों, कुआं, नदी, है ना, ये सब में हम लोग है जिसका सीधा हम लोग उपयोग करते हैं। कहने का मतलब है कि ये 2% जल जो होता है जो बर्फ़ के रूप में जमा हुआ है, यही बर्फ़ ग्लोबल वार्मिंग के कारण पिघल रहा है और पिघलने से वो समुद्र में आ रही है और समुद्र का लेवल जो होता है ऊंचा हो रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, किसी जगह को फ्लोरा और फौना सूचित करता है, यानी किसी जगह को फ्लोरा तथा फौना सूचित करता है। कैसे? पेड़ पौधे एवं जंतुओं को, मछलियों एवं पेड़ पौधे को, जंतुओं एवं मछलियों को तथा पक्षियों एवं पेड़ पौधों को। तो इसका सही आंसर ए होगा, यानी किसी जगह की प्राकृतिक वनस्पतियों के लिए फ्लोरा शब्द का प्रयोग किया जाता है, जबकि विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं के लिए फौना शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, यानी ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन है? कोयला, पेट्रोलियम, पौधे या यूरेनियम। तो इसका सही आंसर होगा सी, पौधे, यानी पौधे ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत हैं। ऊर्जा के वे स्रोत जो प्राकृतिक रूप से पुनः स्थापित होते रहते हैं, यानी जिनकी हम पुनः प्राप्ति कर सकते हैं। नवीकरणीय स्रोत या फिर उसको हम लोग गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहलाता है, ठीक है। जैसे हम लोग देख सकते हैं गोबर गैस, पौधे, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जल ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा आदि, ये सभी नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। इन्हें अनवरत संसाधन भी कहा जाता है, जो लगातार प्राप्त होने वाले संसाधन कहा जाता है। बाकी जैसे कोयला, ये मेरा नवीकरणीय नहीं है, अनवीकरणीय हो गया, यानी एक बार समाप्त हो जाएगा, पुनः प्राप्ति नहीं हो सकती। पेट्रोलियम एक बार समाप्त होगा, पुनः प्राप्ति नहीं हो सकती। यूरेनियम समाप्त हो जाएगा, पुनः प्राप्ति नहीं हो सकती है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका मेरा आंसर क्या हो गया यहाँ? पौधे, यानी सी सही आंसर है। आगे देखिए, हवा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है, यानी हवा में कौन सी गैस है जो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है, आपको पता होगा। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो क्लियर है, इसका सही आंसर नाइट्रोजन होगा, ठीक है। यानी वायुमंडल में विभिन्न गैसों का मिश्रण है, जिसमें विभिन्न गैसों में अलग अलग अनुपात में उपस्थित है, यानी वायुमंडल में जो होता है विभिन्न अनुपात में उपस्थित है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है, जो 78% है। इसके बाद यानी लगभग 21% जो होता है, 21% ऑक्सीजन है। कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार पूछा है, 0.03%। और अन्य गैस हैं, यानी इसमें आर्गन गैस होता है 0.93%। और इस तरह से बहुत छोटे मात्रा में, यानी आर्गन के साथ और गैसों को मिलाया जाता है तो लगभग 1% से कम, यानी 0.97% उपस्थित है। हाइड्रोजन गैस ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त होने वाली सबसे हल्की गैस है। हल्की गैस होने के कारण यह पृथ्वी के वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, जबकि देख रहे हैं कि पूरे वायुमंडल की बात करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन गैस की है, लेकिन हम वायुमंडल की निचली स्तर पर बात करते हैं तो देखिए कितना कम मात्रा में पाया जाता है, यानी 0.15% में पाई जाती है, ठीक है। ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। आगे देखिए, राजस्थान को झीलों की नगरी कहा जाता है, यानी राजस्थान में झीलों की नगरी है जो कौन है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और अजमेर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए इसका सही आंसर होगा सी, यानी उदयपुर। उदयपुर को राजस्थान में झीलों की नगरी कहा जाता है। यह नगर पर्यटन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इसकी स्थापना 1559 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह ने की थी, इसीलिए उसके नाम पर उदयपुर इसको रखा गया है, ठीक है। उदयपुर सिसोदिया राजवंश द्वारा
शासित मेवाड़ की राजधानी रहा है। यहाँ की प्रमुख झीलें जैसे पिछोला झील, फतेह सागर झील सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं और अन्य झील भी इस प्रकार के हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर शक्कर बनाने का कारखाना नहीं है। याद रखना है, नहीं है। देखिए, केशवराय पाटन या फिर निम्बाहेड़ा, उदयपुर या भोपाल सागर। तो इसका आंसर बी होगा, निम्बाहेड़ा। निम्बाहेड़ा में शक्कर बनाने की कारखाना नहीं है। भोपाल सागर, चित्तौड़गढ़, केशवराय पाट, बूंदी जिला या उदयपुर आदि नगरों में चीनी मिलें स्थापित है। ठीक है, क्या मिलें? चीनी मिलें स्थापित है। भोपाल सागर में राज्य की पहली शुगर मिल, याद रखना है, उस राज्य की पहली शुगर मिल जो है 1932 ईस्वी में स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के लोगों का मुख्य व्यवसाय है, यानी कौन सा व्यवसाय है? खनन, बेकरी, मुर्गी पालन और कृषि। तो इसका सही आंसर होगा एग्रीकल्चर, कृषि, यानी डी सही आंसर है। राजस्थान के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। ठीक है, इस राज्य की 73% जनसंख्या कृषि संबंधी कार्यों में लगी हुई है। राजस्थान की प्रमुख झीलें, प्रमुख फसलें में ज्वार, बाजरा, जौ, मक्का, सरसों, मूंगफली, अलसी, कपास आदि है। राजस्थान मुख्यतः कृषि व पशुपालन प्रधान राज्य है। यह अनाज व सब्जियों का निर्यात भी करता है। ठीक है, आगे देखिए, भारत में पूर्व से पश्चिम, याद रखना है, भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी यहाँ पर है, जो कौन है? आगे देखिए, लूनी, साबरमती, ताप्ती, नर्मदा। आसान प्रश्न है, जान रहे होंगे, सही आंसर डी होगा, नर्मदा। यानी भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में नर्मदा व ताप्ती नदी है। नर्मदा वो ताप्ती ये होता है विभ्रंश घाटी से होकर के बहती है। ठीक है, नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ी जो मध्य प्रदेश में होता है, यानी अमरकंटक की पहाड़ी से होता है। इसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है, बहुत इंपॉर्टेंट। ताप्ती नदी का उद्गम बैतूल जो मध्य प्रदेश में स्थित सतपुड़ा की श्रेणी यानी सतपुड़ा की पहाड़ियों से होता है। इसकी लंबाई अब 724 किलोमीटर है। लूनी नदी का उद्गम अजमेर से होता है। इसकी कुल लंबाई 500 किलोमीटर है। साबरमती नदी का उद्गम अरावली पर्वत श्रृंखला से होती है। इसकी कुल लंबाई 371 किलोमीटर है। अहमदाबाद व गांधीनगर इसी नदी के किनारे बसे हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सभी डाटा याद रखेंगे। देखिए कितने प्रश्न बने इस प्रश्न से, इसकी व्याख्या करने से कितना प्रश्न बनता है। आगे देखते हैं, प्रश्न कहता है क्या कि बिहार के निवासियों का मुख्य भोजन क्या है? चावल, गेहूं, बाजरा या फिर मक्का। तो आसान प्रश्न है, ए इसका सही आंसर होगा चावल। यानी बिहार के निवासियों का प्रमुख भोजन चावल है। यहाँ गेहूं की अपेक्षा चावल के लिए उपयुक्त जलवायु होने के कारण चावल का अधिक उत्पादन किया जाता है। बिहार में चावल का औसत उत्पादन 5 मिलियन प्रति टन प्रति वर्ष है ना, मिलियन प्रति वर्ष है। ठीक है, कतरनी, अगहन, पतझड़ी व समर राइस यहाँ के चावल की प्रमुख किस्में में से हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार राज्य में लीची के उत्पादन में कौन सा जिला अग्रणी है? यानी कौन सा जिला जो है अग्रणी है लीची के उत्पादन में? गया, पटना, मुजफ्फरपुर या फिर जहानाबाद। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर होगा सी, मुजफ्फरपुर। बिहार राज्य में मुजफ्फरपुर जिला लीची उत्पादन में अग्रणी है। अपने स्वादिष्ट फल शाही लीची के कारण मुजफ्फरपुर को स्वीट सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लीची के अलावा मुजफ्फरपुर जिला सूती वस्त्र उद्योग, लोहे की चूड़ियाँ, शहद, आम की फसल के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न कहता है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ठीक नहीं है? यानी जो युग्म दिया हुआ है, जोड़ा दिया हुआ है, वो गलत है ना। जूट, रेशमी वस्त्र, गन्ना, चीनी, अभ्रक, विद्युत उपकरण, कपास, सूती वस्त्र। तो इसमें देखिए ऑप्शन आराम से देखिए, इसका आंसर जो होगा यहाँ पर ए होगा, यानी जूट से रेशमी वस्त्र का निर्माण नहीं किया जाता है। जूट का प्रयोग रस्सी, कपड़ा, टोकरी और बोरे बनाने में किया जाता है। जूट को गोल्डन फाइबर भी, बहुत इंपॉर्टेंट है, जूट को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। जूट के उत्पादन में भारत, बांग्लादेश प्रमुख हैं। रेशम के निर्माण शहतूत के पेड़ों पर पलने वाली रेशमी कीड़ों से किया जाता है। मूंगा, रेशम, तसर,
रेशम या मलबरी रेशम रेशम की प्रमुख किस्मों में से है। ठीक है, रेशम उत्पादन में रेशम उत्पादन में चीन, भारत और बांग्लादेश प्रमुख स्थान है। गन्ना के उत्पादन में ब्राज़ील, भारत, चीन तथा अबरक के उत्पादन में भारत, ब्राज़ील, रूस, कपास के उत्पादन में चीन, अमेरिका व भारत का स्थान प्रमुख है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट का सबसे गहरा भूमिवर्ती यानी चारों ओर भूमि से घिरा हुआ, ठीक है, यानी चारों ओर भूमि से घिरा हुआ पूर्ण रूप से सुरक्षित बंदरगाह है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए, चेन्नई, तूतीकोरिन, पारादीप या विशाखापत्तनम। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर डी होगा विशाखापत्तनम। ठीक है, यानी विशाखापत्तनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट पर स्थित भारत का सबसे गहरा व प्राकृतिक बंदरगाह है। यह चारों ओर से भूमि से घिरा है। यह एक बहुउद्देशीय बंदरगाह है जो अयस्कों के निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। चेन्नई बंदरगाह भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है। यहाँ से लौह अयस्क व पेट्रोलियम का आयात निर्यात किया जाता है। ठीक है, पारादीप ओडिशा के तट पर स्थित कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल बंदरगाह है। ठीक है, तूतीकोरिन तमिलनाडु के दक्षिणी छोर पर स्थित है तथा यहाँ से मुख्यतः कोयले का निर्यात होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में बाढ़ संबंधी चेतावनी जारी करता है, यानी भारत में बाढ़ संबंधी चेतावनी को जारी कौन करता है? केंद्रीय जल आयोग, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण आयोग, जल संसाधन विभाग या उपरोक्त में से सभी। तो इसका सही आंसर डी होगा, यानी उपरोक्त में से सभी। यानी भारत में बाढ़ संबंधी चेतावनी केंद्रीय जल आयोग, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग तथा जल संसाधन विभाग द्वारा जारी की जाती है। केंद्रीय जल आयोग की स्थापना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 1945 ईस्वी में की गई थी। यह आयोग जल संसाधन व नदी विकास मंत्रालय के अधीन आता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा राज्य इंदिरा गांधी नहर परियोजना से लाभान्वित हुआ है? ऑप्शन देखिए, केरल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान में स्थित है। इसे राजस्थान नहर के नाम से भी जाना जाता है। यह राजस्थान के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। यह नहर सतलज व ब्यास नदी के संगम पर स्थित है ना, हरिके, याद रखना है कि हरिके बैराज से निकाली गई है। इस नहर परियोजना के माध्यम से पेयजल उद्योग, ऊर्जा परियोजना तथा सिंचाई परियोजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है। अगला प्रश्न, नीली क्रांति संबंधित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दुग्ध उत्पादन से, पुष्प उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से या फल उत्पादन से? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर होगा सी, यानी नीली क्रांति का संबंध जो होता है, ग्रीन, जिसको ग्रीन रिवॉल्यूशन कहते हैं, का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। श्वेत क्रांति का दूध उत्पादन से संबंधित है। स्वर्णिम क्रांति शहद वह फल उत्पादन से है तथा इंद्रधनुषी क्रांति जो होता है, इंद्रधनुष क्रांति कृषि उत्पादन के सभी क्रियाओं से संबंधित है। कृषि के क्षेत्र में विभिन्न फसलों को बढ़ावा देने के लिए कृषि क्रांतियाँ प्रारंभ की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, पिघले हुए मैग्मा से निर्मित चट्टान है, यानी पिघले हुए मैग्मा से निर्मित कौन सा चट्टान है? आग्नेय चट्टान, अवसादी यानी सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक यानी रूपांतरित रॉक, या इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रश्न इसका हो गया इग्नियस रॉक, आग्नेय चट्टान। ठीक है, यानी आग्नेय चट्टानों का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग के मैग्मा तथा लावा के ठंडा होने से होता है। इन्हें प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है, यानी इसको प्राइमरी रॉक्स भी कहा जाता है। आग्नेय चट्टानें है ना, परत रहित यानी जो होता है लेयर रहित होता है, कठोर, संघनित और जीवाश्म रहित होता है। इसमें कोई फॉसिल्स नहीं पाए जाते हैं। अधिकांश खनिज आग्नेय चट्टानों में ही पाए जाते हैं, यानी जो खनिज होता है अधिकांश आग्नेय चट्टान में ही पाए जाते हैं, जिसमें चुंबकीय लोहा, निकेल, तांबा, सीसा, जस्ता, ब्रोमाइड, मैग्नीज, सोना, अभ्रक व प्लेटिनम इत्यादि और बहुत से प्रमुख तत्व हैं। ठीक है, प्रमुख खनिज होते हैं। आगे अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि इनमें से विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है ना? दक्कन का पठार, मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार और तिब्बत का पठार। तो इसका सही आंसर होगा तिब्बत का पठार। ठीक है, यहाँ देखिए, तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। इसकी ऊंचाई 45 में औसत ऊंचाई जो होगा इसकी कितनी है? 4500 मीटर, यानी 4500 मीटर है। इसे विश्व का छत कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, यानी इसको हम लोग क्या कहते हैं? विश्व का छत भी कहा जाता है। यह पठार मध्य एशिया में स्थित हिमालय पर्वत श्रृंखला से लेकर उत्तर में
है ना, तकला मकान है ना, यानी तकला मकान रेगिस्तान तक फैला हुआ है। तिब्बत के पठार का कुल एरिया जो होता है, कुल क्षेत्रफल जो होता है 25 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। अगला प्रश्न कहता है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह इनमें से किसे कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन। बृहस्पति, शनि, शुक्र या फिर मंगल को। ठीक है। तो आसान प्रश्न, इसका आंसर होगा वेनस, शुक्र। यानी शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, ठीक है, यानी पृथ्वी का बहन भी कहा जाता है। यह घनत्व, आकार व व्यास में लगभग पृथ्वी के समान होता है। शाम को पश्चिम दिशा में तथा सुबह को पूर्व दिशा में दिखाई देता है, जिसलिए इसको हम लोग सांझ का तारा और भोर का तारा यानी इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न देखिए, समुद्र का कितना प्रतिशत जल पीने योग्य है ना। तो 97.2%, 2.15%, 0.65% या फिर 0%। तो इसका सही आंसर होगा 65%, यानी 0.65%, यानी सी इसका सही आंसर है। समुद्र का 0.65% जल ही पीने योग्य है। समुद्री जल खारा वो नमकीन होता है, यानी क्षारकता इतना ज़्यादा होता है कि इसका हम लोग पीने के लिए योग्य, हम लोग या कोई भी हम लोग पीने नहाने के भी योग्य नहीं होता है। तो 1 लीटर समुद्री जल में 9 ग्राम नमक यानी सोडियम क्लोराइड होता है। सोडियम क्लोराइड समुद्री जल में कुल भार का, याद रखेंगे, यानी 3.5%, यानी 1 लीटर में, है ना, 1 लीटर में 35 ग्राम, इसको हम लोग कह सकते हैं, उपस्थित होता है। समुद्री जल से नमक तथा दूसरे लवणों को निकालने की विधि को हम लोग विलयी, है ना, विलवनीकरण कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। यानी मात्र देखिए 100% में हम लोग मात्र 0.65% ही जल जो है उपयोगी है, पीने के लिए है। इसलिए हम लोग समझ सकते हैं जल हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। लगभग 1% या उससे कम जल का ही हम लोग सीधा उपयोग कर सकते हैं, बाकी जल बेकार है जो हम लोग सीधे उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। आगे देखिए, भारत में कितने प्रतिशत भूमि पर वन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, 33.47 या फिर 29.47 या फिर 22.47 या फिर 19.47। तो इसका आंसर डी होगा। यानी वर्ष 2007 की वन रिपोर्ट के अनुसार, डाटा मेरा 2007 की है, 2007 में जो वन रिपोर्ट आया था उसके अनुसार भारत में वनों का प्रतिशत जो है 19.47 है ना। वर्ष 2017 में वन रिपोर्ट के आधार पर भारत में वनों का प्रतिशत जो है 24.16 है, जिसमें क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश में तथा सबसे कम वन जो होता है हरियाणा में। याद रखना है, भारत में वन की दृष्टि से देखा जाए तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन है और हरियाणा में सबसे कम वन है। प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वनावरण मिजोरम में तथा सबसे कम पंजाब राज्य में है। ठीक है। वर्ष 2019 की वन रिपोर्ट के अनुसार भारत में वनों का प्रतिशत जो होता है 24.56 है। ये करेंट डाटा 2019 का है जो 24.56 है। ठीक है। चलिए दोस्तों, वीडियो यदि आपको रियल में अच्छा लग रहा है, आपको लगता है कि इस तरह का वीडियो हमको देखना चाहिए और वीडियो, तो सब्सक्राइब जरूर करें जब तक नहीं किए हैं तो, और लाइक्स जरूर करें। ठीक है। कमेंट करें यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो, और दोस्तों को भी शेयर करें। ओके बाय।